नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है। राज्य में अगला सीएम कौन होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस कायम है। इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि प्रदेश में अब किसी और को मौका देना चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस पद पर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने मुझे ये अवसर दिया। ऐसा केवल बीजेपी में ही हो सकता है। टोलगेट मामले में आज मंगलवार को आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई टाल दी है। दरअसल कोर्ट ने पुलिस को जमानत की कॉपी देने के लिए कहा था। हालांकि दोनों आरोपियों की वकील की ओर से कहा गया है कि पुलिस ने कॉपी देने में देरी की, जिसके चलते आज सुनवाई टाली जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए 15 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा भी दे दी है। आज सुनवाई में शांतनु और निकिता की वकील वृंदा गोवर ने दिल्ली पुलिस के जवाब की कॉपी देर से मिलने की बात कहकर मामले की सुनवाई को आगे टालने के लिए की मांग की है। उड्डयन नियामक संस्था डीजीसीए ने कहा कि कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद पायलट और केबिन क्रू मेंबर्स 48 घंटे तक उड़ान नहीं भर सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर में कहा कि यदि 48 घंटे के बाद कोई लक्षण नहीं आते हैं तो एयर क्रू गैर बाधित फ्लाइंग ड्यूटी निभाने के लिए फिट हैं। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाने के बाद एयर क्रू पर 30 मिनट नजर रखी जाएगी। इन पर कोई विपरीत रिएक्शन तो नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को नंदीग्राम पहुंची है। उन्हें बुधवार को यहां से अपना नामांकन पत्र डालना है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दिलचस्प बात यह है कि ममता यहां पर एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर किराए पर रुकी है। ममता यहां मंगलवार को कैंपेन के लिए पहुंची है। वो रात भर यहां रुकेगी। जानकारी है कि घर सेना के पूर्व जवान का है। ममता के यहाँ ठहरने के साथ ही यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि नंदीग्राम में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के बाद वो पहली बार नंदीग्राम आई है। उन्होंने घोषणा की थी कि वो इस बार का चुनाव नंदीग्राम की सीट से लड़ेगी। नंदीग्राम में इसके पहले उन्हीं के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी विधायक थे, लेकिन उन्होंने दिसंबर में पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने 2018 में गिर वन में एक शेरनी को परेशान करने के मामले में अहमदाबाद के 3 पर्यटकों समेत 7 दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है। गिर गढ़ड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनील कुमार दवे ने सोमवार को जारी आदेश में 6 दोषियों को 3-3 साल कड़े कारावास और एक अन्य दोषी को 1 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जिलाधिकारी को वन के बाबरिया रेंज के धुम्बक क्षेत्र में एक दोषी के परिवार को आवंटित भूमि अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। राजस्थान की राज्य सरकार ने केंद्र से कहा कि अगर वो जल्दी और कोविड वैक्सीन की सप्लाई नहीं करते हैं तो राज्य में कल तक कोविड-19 की वैक्सीन खत्म हो जाएगी। राज्य ने केंद्र से और वैक्सीन भेजने को कहा है। राज्य में प्रशासन मंगलवार को वैक्सीनेशन ड्राइव की गति को थोड़ा धीमा किया है और आज ऐसे ही लोगों को टीका लगाया जा रहा है जिनको वैक्सीनेशन का दूसरा डोज देना है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात से इनकार किया है कि राजस्थान में वैक्सीन की कोई कमी हो गई है। राजस्थान में हर रोज लगभग 2.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत बांग्लादेश के बीच के संबंधों को और करीब लाते हुए दोनों देशों के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। यह सेतु भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में बहने वाली फैनी नदी के ऊपर बना हुआ है। इस सेतु के जरिए सरकार का फोकस बांग्लादेश के चिटगांव का रास्ता देकर त्रिपुरा को पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे बनाना है। यह सेतु त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद थी। पीएम ने याद किया कि उन्होंने अपने बांग्लादेश यात्रा पर पीएम शेख हसीना के साथ इस सेतु का शिलान्यास किया था और आज लोकार्पण कर रहे हैं। सोमवार से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ और इस चरण का पहला दिन ही हंगामे की भीड़ चढ़ा दिखा। राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों ने पेट्रोल डीजल के दामों पर जमकर हंगामा किया। आज भी सुबह से ही विपक्ष ने महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो संसद में महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में फ्यूल प्राइस का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया था।
दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट को देशभक्ति की थीम पर पेश किया गया है, लेकिन पिछले बजट से 2021-22 के बजट में 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। बजट में 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ का बजट अलग से अलॉट किया गया है। इसके साथ ही रोजाना वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 किया जाएगा। बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पर अलग से पीरियड रखने की घोषणा भी की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नासिक में वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा और मंगलवार से कई अन्य पाबंदियां भी लगाए जाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हालात की समीक्षा करने के बाद प्रशासन ने तय किया कि जिले में 15 मार्च के बाद से शादी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन्हें पहले 15 मार्च तक के लिए अनुमति मिल चुकी है, सिर्फ उन्हें इजाजत दी जाएगी। वहीं ठाणे शहर के 11 हॉट स्पॉट में 13 मार्च से 13 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन डोज दिए गए, जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। मार्च में ही अमेरिका ने भी 20 लाख डोज प्रतिदिन का आंकड़ा पार किया है और पिछले 3 दिन का औसत वहां 21 लाख डोज तक पहुंच जाएगा। भारत दूसरे नंबर पर है। पिछले हफ्ते बड़ी रफ्तार को देखकर लगता है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ सकता है। भारत में फेज 2 शुरू होने के साथ ही कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को रफ्तार मिल गई है। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया है। इसके मुताबिक बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता में तीसरी बार वापसी तय है। यहां भाजपा को सीटों के नजरिए से बड़ा फायदा होता दिख रहा है। वहीं असम में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। यहां भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन सत्ताधारी एआईडीएमके भाजपा गठबंधन पर भारी पड़ता दिख रहा है। केरल में सत्ताधारी एलडीएफ की सरकार अपना लाल किला बचाती हुई दिख रही है। वहीं पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। यहां भाजपा गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। रेलवे ने 09083 अहमदाबाद मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस को 1 मार्च से और 09089 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस को 2 मार्च से हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। यात्रियों का रिफंड लौटाने में आनाकानी हो रही है। इन दिनों ट्रेनों में 16 जून तक 6.42 लाख से ज्यादा यात्री टिकट बुक करा चुके हैं। अब सभी यात्रियों के टिकट रद्द किए जा रहे हैं। जिन यात्रियों का टिकट मई और जून का है, उन्हें रेलवे रिफंड नहीं कर रही है। यात्रियों ने बताया कि रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि जर्नी डेट खत्म होने के बाद ही रिफंड किया जाएगा। गुजरात के द्वारका में स्थित भगवान द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर जग होली पर 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। ये फैसला देश के कई राज्यों में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए लिया गया है। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब इतने बड़े त्योहारी होली पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट 27 से 29 मार्च तक बंद रहेगा। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही ने अपने डांस से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नोरा फतेही ने अपने डांस से बॉलीवुड फिल्मों में भी खूब धमाल मचाया है। वहीं उनके दिलबर सॉन्ग को भी यूट्यूब पर 100 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस खास अवसर पर नोरा फतेही को सरप्राइज दिया गया। वहीं नोरा फतेही ने भी दिलबर सॉन्ग पर बच्चों के साथ मिलकर जमकर डांस किया। इससे जुड़ा वीडियो नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर किया है, जिसे अभी तक 24 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।